नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जीके जिसमें। तो जैसा कि फ्रेंड्स, आज है आपका 13 नवंबर और 13 नवंबर को आपका एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम था, जो कि आपका सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो गया है। सेकंड शिफ्ट में जीके से 25 प्रश्न पूछे गए थे। उन 25 प्रश्नों में से अधिकतम रियल प्रश्न जो कि मुझे मिल गए हैं, तो आज की इस वीडियो में हम उन सब प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। साथ में उन प्रश्नों से रिलेटेड हम लोग कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी देखते चलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी तरीके। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप लोग सब्सक्राइब कर लिए हैं तो नोटिफिकेशन बेल कॉल पर क्लिक कर लीजिएगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना है, लाइक के साथ साथ कमेंट करना है, और हो सके तो आप शेयर भी कर दीजिएगा। इसका जो पीडीएफ है आपको कहाँ मिलेगा, तो टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, जिसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो जाकर आप लोग वहाँ से फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स आज के हम लोग पहले प्रश्न से। तो आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वो पूछा गया कि सरोजिनी नायडू ने कांग्रेस की किस अधिवेशन में अध्यक्षता किया था। तो इसका जो राइट आंसर आपका होने वाला है 1925 का कानपुर अधिवेशन। ठीक है, 1925 का कानपुर अधिवेशन जो हुआ था, उसमें सरोजिनी नायडू ने आपका कांग्रेस का अधिवेशन का है जो कि अध्यक्षता है जो कि इन्होंने किया। ठीक है, इसके अलावा आपको बताते चलें कि सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थे, और इन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, भारत का कोकिला कहा जाता है, और भारत में गवर्नर का पद संभालने वाली ये पहली महिला थी। 1947 में संयुक्त प्रांत की गवर्नर भी यह बनी थी। ठीक है, संयुक्त प्रांत आपका उत्तर प्रदेश का ही पहले का नाम है, तो इस बात को भी याद रखिएगा। लेकिन यहाँ पर एक फैक्ट्स और याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछा जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला, ठीक है, जहाँ पर आपका भारतीय नहीं इंक्लूड रहेगा, तो इसका राइट आंसर आपका एनी बेसेंट हो जाएगा। ठीक है, एनी बेसेंट नहीं, एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन करने वाली पहली महिला थी, लेकिन पहली भारतीय महिला की बात करेंगे तो यह आपका सरोजिनी नायडू था। इसके अलावा 1924 का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था बेलगांव में, उसकी अध्यक्षता आपका किसने किया था, तो महात्मा गांधी जी ने किया था। ठीक है, इस बात को भी आप याद रखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों आपको बताते चलें कि जो भी लोग टेक्स्ट बुक पर आपका बिगेस्ट प्राइस ड्रॉप होने का वेट कर रहे थे टेक्स्ट बुक के लिए पास प्रो पर, तो आपके लिए सुनहरा मौका है। आज रात 12 बजे से, या कहें तो कल से 2 दिन तक, यानी कि कल और परसों आपकी सपनों की उड़ान नामक सेल के माध्यम से ये जो प्राइस है आपका ड्रॉप किया जा रहा है। ठीक है, ये सेल आपका 14 नवंबर से लाइव होगा, या कहें आज रात के 12 बजे से ही लाइव हो जाएगा। कितना प्राइस ड्रॉप वगैरह होगा उसकी सूचना जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा आज रात 12 बजे को ही। इसके साथ ही अगर आप हमारा कूपन कोड APG यूज करते हैं तो यहाँ पर आपको 12% का एक्स्ट्रा ऑफ भी मिल जाएगा। ठीक है, टेक्स्ट बुक की बात करते हैं तो जिन लोगों को नहीं मालूम है उनको बता दें कि टेक्स्ट बुक पर भारत में जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट होते हैं, ठीक है, उन सारे एग्ज़ामों का आप यहाँ पर मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, PYP को एक्सेस कर पाते हैं। यहाँ पर लगभग आपको 800 प्लस एग्ज़ामों का 80,000 प्लस मॉक टेस्ट के साथ साथ आपको 17,000 प्लस जो है आपको PYP देखने को मिलता है। ठीक है, इसके साथ ही आपको बताते चलें कि इसमें आपका SSC एग्ज़ाम, बैंक एग्ज़ाम, रेलवे एग्ज़ाम, डिफेंस एग्ज़ाम या स्टेट लेवल के कोई भी एग्ज़ाम होते हैं वो सारे एग्ज़ाम भी आपके इसमें इंक्लूड रहेंगे। इसका जो लिंक वगैरह है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और कमेंट सेक्शन में भी पिन किया हुआ रहेगा, तो आज रात 12 बजे से आप लोग इसे चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है वो पूछा गया कि मेडोलिन वाद्य यंत्र से संबंधित कलाकार कौन है। ठीक है, तो मेडोलिन वाद्य यंत्र से संबंधित कलाकार जो आपके एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है वो आपके यू श्रीनिवास का ही पूछा जाता है। तो मेरे ख्याल से आपका यू श्रीनिवास ही दिया गया होगा, तो इसका राइट आंसर आपका यू श्रीनिवास हो जाएगा। इसके अलावा अगर कोई भी नाम दिया गया होगा तो आप लोग हमें कॉमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग हम PDF में आपको एडिट कर देंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में जो है आपका साक्षरता दर है जो कि सबसे अधिक है। ठीक है, तो साक्षरता दर पूछा गया था, वो भी आपका कहाँ का पूछा गया था, केंद्र शासित प्रदेश का। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका है वो आपका लक्षद्वीप हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, आपका लक्षद्वीप हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा 2011 की जनगणना के अनुसार की बात करते हैं तो यह आपका भारत की साक्षरता दर जो है आपका 74.04% है। वहीं पर सबसे ज़्यादा साक्षरता दर वाले राज्यों को देखें तो सबसे ज़्यादा आपका केरल का है। केरल के बाद आपका लक्षद्वीप का स्थान आता है जो कि आपका केंद्र शासित प्रदेश है, तो ऑटोमेटिक ही आपका सबसे ज़्यादा साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा। ऐसे तो आपका ओवरऑल सेकेंड नंबर पर है, फिर आपका मिजोरम आता है, गोवा आता है, त्रिपुरा आता है। ठीक है, इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेश में पुरुष और महिला साक्षरता दर सबसे ज़्यादा केरल में है, लेकिन सबसे कम की बात करेंगे तो आपका यह बिहार में है। ठीक है, तो इस बात को भी याद रखिएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि राज्यपाल का कार्यकाल जो है आपका कितने वर्ष का होता है या कितना होता है। तो इसका राइट आंसर आपका 5 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, राज्यों के राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्षों का ही होता है, राष्ट्रपति का भी 5 वर्षों का होता है। ठीक है, सबका लगभग 5 वर्षों का ही होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 से लेकर 162 तक के तहत राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया गया है, उनकी शक्ति के बारे में बताया गया है, राज्यपाल के कार्यालय से संबंधित हर चीज़ पर चर्चा किया गया है। इसके अलावा सरकार की नियुक्ति शक्तियां भारतीय संविधान के भाग 6 से प्राप्त की जा सकती है। अनुच्छेद 53 कहता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक आपका राज्यपाल होगा। एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। इसके अलावा राज्यपाल के कार्यालय का कार्यकाल समान रूप से 5 वर्षों का होता है, लेकिन इससे पहले ही समाप्त किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया कि पैगंबर मोहम्मद के जयंती को चिन्हित करने के लिए कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका मिलाद उन नबी इसका राइट आंसर होगा। पैगंबर मोहम्मद की जयंती को चिन्हित करने के लिए मिलाद उन नबी त्यौहार मनाया जाता है। ये दिन रबी अल अव्वल इस्लामिक कैलेंडर के तीसरे महीने के दौरान मनाया जाता है। यह पूरी दुनिया में मुसलमानों के द्वारा मनाया जाता है। ये पहली बार मिस्र में एक आधिकारिक उत्सव के रूप में मनाया गया था। इसी दिन पैगंबर मोहम्मद के अनुयायी पैगंबर मोहम्मद के जन्म, उनकी शिक्षाओं के आगमन पर चर्चा करते हैं, जश्न मनाते हैं। इसके अलावा पैगंबर मोहम्मद एक अरब धार्मिक और राजनीतिक नेता थे। मोहम्मद का जन्म मक्का में हुआ था। इस्लाम धर्म का संस्थापक इन्हें माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया कि SHG ठीक है बैंक की शुरुआत किसकी मदद से हुआ था, यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक का शुरुआत। तो इसका राइट आंसर जो है आपका नबार्ड होने वाला है। नबार्ड ने 1991-92 के बीच में स्वयं सहायता समूह को बढ़ावा देना शुरू किया था और इसने HG आंदोलन के लिए वास्तविक लॉन्च पैड के रूप में कार्य किया। भारतीय रिजर्व बैंक ने 1993 में HG को बचत खाते खोलने की भी अनुमति है जो कि दिया, और बैंकिंग सेवाओं का उपयोग करने की क्षमता ने आंदोलन को महत्वपूर्ण बढ़ावा दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया कि साल 2023 में संगीत नाटक एकेडमी अमृत पुरस्कार कितने कलाकारों को मिला। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है आपका 84 हो जाएगा। ठीक है, उपराष्ट्रपति जो हैं जगदीप धनखड़ ने 16 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में 84 कलाकारों को संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार जो है प्रदान किया। ये विशेष उपलब्धि जो है पुरस्कार संपूर्ण भारत के 75 वर्ष से अधिक आयु के उन कलाकारों को दिया जाता है जिन्हें अभी तक कोई भी राष्ट्रीय सम्मान नहीं प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया कि इमरान खान क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, ठीक है, उनके आत्मकथा का क्या नाम है, जो कि पाकिस्तान के आपके प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, अभी आपकी ये जेल में हैं, तो उनके ही आत्मकथा पुस्तक का नाम पूछा गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑल राउंड व्यू इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया काल बैसाखी को और किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो काल बैसाखी को आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग नॉर्थ वेस्टर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये आपका राइट आंसर होगा। काल बैसाखी आखिरकार है क्या, तो मई महीने में कभी कभी तेज हवाओं के साथ गरज व चमक के साथ भारी वर्षा होती है। इसके साथ ही प्रायः हिमवृष्टि भी होती है। बैसाख का महीना होने के कारण पश्चिम बंगाल में इसे काल बैसाखी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं ये आता कहाँ पर है, तो ये आपका पश्चिम बंगाल में आता है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। काल बैसाखी को असम में बाडोईसिला, ठीक है, ये भी प्रश्न आपका पूछा जा चुका है। अंग्रेजी में नॉर्वेस्टर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसको भी याद कीजिएगा। अगला है कि फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप 2022 जो है आपका कब आयोजित किया गया था, तो इसका राइट आंसर आपका भारत होगा। आपसे शायद पूछा गया कि फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप भारत में कब आयोजित किया गया था, तो उसका राइट आंसर 2022 हो जाएगा। ठीक है, ये पहली बार था जब राष्ट्र ने महिला विश्व कप फुटबॉल शासी निकाय से एक प्रतियोगिता की मेजबानी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया कि संविधान सभा में कुल कितने दिन बैठक हुआ था, तो इसका राइट आंसर आपका कुल 165 दिन होगा। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में संविधान हॉल में हुआ था, जिसे अब संसद भवन के सेंट्रल हॉल के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा संविधान सभा को स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने के अपने ऐतिहासिक कार्य को पूरा करने में लगभग 3 साल, सटीक रूप से कहें तो 2 साल 11 महीना 17 दिन का समय लगा। इस अवधि के दौरान इसने 11 सत्र आयोजित किए गए, जिनमें कुल 165 दिन लगे। इनमें से 114 दिन संविधान के मसौदे पर विचार विमर्श में व्यतीत हुआ। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया कि पैराशूटिंग अनुशासन में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 किसे मिला, तो इसका राइट आंसर आपका अवनी लखेरा होगा। अवनी लखेरा की बात करते हैं तो ये आपके भारतीय पैराओलंपियन राइफल शूटर अवनी लखेरा का जन्म 8 नवंबर 2001 को हुआ था। इसके अलावा टोक्यो पैरालंपिक 2020 में उन्होंने 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग इवेंट में स्वर्ण पदक और 50 मीटर
राइफल थ्री पोजीशन इवेंट में कांस्य पदक अर्जित किया था। और 2022 में मनीष लेखरा को पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा पद्म श्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। और वह एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला और देश की पहली स्वर्ण पदक विजेता हैं। ठीक है, तो इसको याद रखना है। साथ में इनको पैराशूटिंग डिसिप्लिन में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 में मिला। अगला है कि युवा कौशल के लिए स्किल ऑन व्हील किस बैंक की सहायता से शुरू किया गया। तो युवा कौशल के लिए स्किल्स ऑन व्हील पहल जो है HDFC बैंक की सहायता से शुरू किया गया था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है आपका HDFC आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एक प्रश्न ये बना। इसके अलावा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, प्राग प्रशस्ति की रचना किसने किया। तो प्राग प्रशस्ति की बात करते हैं तो इसका जो रचना है आपका हरि सेन हो जाएगा। ठीक है, हरि सेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा हरिसेन की बात करते हैं तो हरिसेन जो है आपका किसका दरबारी कवि था। तो गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। 345 ईस्वी में रचित उनकी सर्वाधिक प्रसिद्ध कृति प्राग प्रशस्ति है, जिनमें समुद्रगुप्त की वीरता का वर्णन किया गया है। ठीक है, प्रशस्ति का अर्थ होता है किसी की प्रशंसा करना। ठीक है, तो स्वाभाविक सी बात है कि इसमें समुद्रगुप्त का प्रशंसा ही किया गया होगा। इसके अलावा इलाहाबाद स्तंभ को प्राग प्रशस्ति के रूप में जाना जाता है। इसको भी आप याद रखिएगा। यह एक अशोक स्तंभ है जिसमें 4 अलग अलग शिलालेख है। हरिसेन जिसे हरिसेना हिरी सेना के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इसको भी आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन से नृत्य शैली में एडक्का संगीत वाद्य यंत्र संबंधित है। एडक्का, ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका मोहिनीअट्टम होगा। मोहिनीअट्टम केरल का एक शास्त्रीय नृत्य है जो अपनी सुंदर गतिविधियों भाव भंगिमाओं के लिए जाना जाता है। और मोहिनीअट्टम कर्नाटक संगीत पर किया जाता है और दक्षिण भारत के शास्त्रीय संगीत का क्या है, एक आपका रूप है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, कोई भाषा को 8वीं अनुच्छेद में जोड़ने की जो बात है किस राज्य ने किया। तो इसका राइट आंसर आपका ओडिशा होगा। हाल ही में ओडिशा कैबिनेट ने कोई भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने के प्रस्ताव को है जो मंजूरी प्रदान की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि बीजापुर के किस स्मारक में हुस्प्रिंग गैलरी है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका गोल गुंबज होगा। गोल गुंबज विजयपुरा में सबसे प्रसिद्ध स्मारक है। मोहम्मद दिल शाह का यह मकबरा था। मोहम्मद आदिल शाह ने इस मकबरे का निर्माण 1656 में दाबुल के वास्तुकार यकुत के द्वारा किया गया था। इसकी विशेषता है चार कोनों पर 7 मंजिला अष्टकोणीय स्पेयर्स और पेरापेट के नीचे भारी बैकेड्रेड कंगनी। यह सेंट पीटर्स बेसिलिका रोम के बाद अब तक का सबसे दूसरा बड़ा गुंबज है। इस स्मारक में एक विशेष आकर्षण केंद्रीय कक्ष है जहां हर ध्वनि 7 बार गूंजती है। और गोल गुंबज में एक अन्य आकर्षण हुस्प्रिंग गैलरी है जहां 37 मीटर की दूरी से भी एकदम धीमी ध्वनि स्पष्ट रूप से सुनी जा सकती है। अगला है हंटर आयोग की स्थापना किसके शासनकाल में किया गया था। ठीक है, तो हंटर आयोग की बात करते हैं तो इसकी स्थापना लॉर्ड रिपन के काल में किया गया था। तो इसका राइट आंसर आपका लॉर्ड रिपन होगा। ठीक है, क्या होगा, लॉर्ड रिपन होगा। इसके अलावा जो है 1882 में आपका ब्रिटिश भारत में शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण क्षण आया जब हंटर आयोग की स्थापना की गई और सर विलियम हंटर के नेतृत्व में। यह आपसे पूछा जाएगा किसकी अध्यक्षता किसने किया था। तो विलियम हंटर ने किया था। और आयोग को शिक्षा प्रणाली को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण मुद्दे को संबोधित करने का काम भी सौंपा गया था। ठीक है, तो इस बात को भी आप याद रखेंगे। इसके अलावा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया कि सबसे ज़्यादा जो भागीदारी है महिला भागीदारी वो आपका किस क्षेत्र में है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन में क्या दिया गया था, इसी तो आपका कृषि क्षेत्र अगर दिया गया होगा तो इसका राइट आंसर आपका कृषि क्षेत्र हो जाएगा। लेकिन आप हमें बताइएगा कि ये क्या दिया गया था। एक क्वेश्चन आपका वहाँ से भी देखने को है जो कि आपका मिला था। एक आपका क्लोरीन पानी को साफ करने के लिए। ठीक है, इस प्रकार से भी कोई प्रश्न आपका एग्जाम में बना जो कि अभी क्लियर नहीं है, थोड़ा देर में आपका वो क्लियर हो जाएगा कि उससे रिलेटेड आपका प्रश्न जो है आपका क्या बना था। एक प्रश्न आपका और बना, आयरन के लिए सबसे जो प्रसिद्ध क्षेत्र, आयरन के लिए सबसे प्रसिद्ध फेमस क्षेत्र कौन सा है। दक्कन का पठार है, छोटा नागपुर है, या छोटा नागपुर का पठार है, या अरावली है। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा डाउटफुल है तो आप हमें बताइएगा। ऐसे तो हम PDF में साफ कर देंगे। हाँ, एक क्वेश्चन पूछा गया कि पानी को साफ करने के लिए क्या मिलाया जाता है। ठीक है, तो पानी को साफ करने के लिए क्लोरीन का यूज हम लोग करते हैं। तो उसका राइट आंसर आपका क्लोरीन, जो कि आपके ऑप्शन में भी दिया गया था, तो उसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, क्लोरीन टेबलेट का यूज करते हैं तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये वीडियो कैसा लगा आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और टेक्स्ट बुक के
ईयरली पास पुरुष से अगर चुनना चाहते हैं, आज रात 12 बजे से बिगेस्ट प्राइस ड्रॉप होने वाला है, उससे आप लोग जुड़ सकते हैं। कितना प्राइस वगैरह होगा उसकी डिटेल आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। बस याद रहे कूपन कोड आपको APG यूज करना है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट में, जब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स।